देखो बच्चों, हमने ये वेक्टर स्टार्ट किया है। वेक्टर में हम पहले वो चीजें बता रहे हैं जो तुम 11 12 में पढ़ चुके हो, और थोड़ा बताएंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर को डिफरेंशिएट करना। तो हल्की सी बातें कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सब लिख दी हैं, थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। वेक्टर लिखा मैंने, वेक्टर है जो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशियां जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो, मापांक हो और दिशा हो, तो लेकिन वे साथ में वेक्टर का एडिशन इन सब कंडीशनों को सेटिस्फाई करती हो, तो तभी उनको वेक्टर कहा जाता है, सदिश राशियां कहा जाता है। इसे नोट तो तुमने कर ही लिया था। एक है स्केलर। स्केलर के बारे में तुम्हें पता है, जिसको जो फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मापांक की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें हम स्केलर कहते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें यहां पर देखिए, और हम लिखा है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को जब भी दिखाया जाता है एक लाइन सेगमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो एरो बनाया है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ए टू बी डायरेक्शन है। ये यहाँ पे दिखाया हमने ए वेक्टर, ये सिंपल ए लिख दिया। तो ए जो है इसका कहलाता है इनिशियल पॉइंट, या कह दीजिए एक तरह से जो है इसकी टेल बोलते हैं, और बी को बोलते हैं इसका टर्मिनल पॉइंट, या इसको इसका हेड कहते हैं, सिर। इसी तरह से आता है फिर किसी वेक्टर की लंबाई क्या होती है। लंबाई को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, रियल टाइम भी बोल देते हैं। तो वेक्टर की लंबाई को हम हमेशा ऐसे दो डंडे खींच देते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी। कोई वेक्टर ए बी है, उसकी लंबाई को हम या तो सिंपल ए बी लिखेंगे, मोड़ वोड़ नहीं लगाएंगे, या मोड़ लगा देंगे आगे पीछे। तो यहां पर इस तरह दिखाया जाएगा किसी वेक्टर की लंबाई को। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक वेक्टर है ए। एक मिनट में जरा पेन। हाँ, एक वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड दिखाना, मापांक दिखाना, तो बस इसके आगे पीछे डंडे खींच दो, या सिंपल ए लिख दो। ना तो वेक्टर लगाओ इसके ऊपर, ना डंडे खींचो। तो यदि कोई ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वो उस वेक्टर का मापांक लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास में आती है बात को वेक्टर को जोड़ना। वेक्टर को ऐड करने के दो नियम होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, या त्रिभुज विधि बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया हुआ है तुम्हें, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये दिया हुआ है बी वेक्टर, तो मैंने ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या रूल है, जैसे तुम्हें ए में बी को ऐड करना है, ए में बी को ऐड, तो ए हमारा ये रहा, तो ए खींच लिया हमने, और इसके मुंह पर बी की पूंछ लाओ, टेल लाओ बी की। और लेकिन डायरेक्शन चेंज मत करना जो बी की डायरेक्शन है, और ना बी की लंबाई चेंज करना, क्योंकि किसी वेक्टर की लंबाई जो होती है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो वो चेंज नहीं करनी, वरना वेक्टर बदल जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना, ए की जो पूंछ लेनी है और बी का हेड लेना है, इन दोनों को मिला देना है। तो ये जो नया वेक्टर बना, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए और बी का प्लस कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज विधि, दो वेक्टर को जोड़ने की। एक होती है समांतर चतुर्भुज विधि, या पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए तुम्हें एक वेक्टर ये दिया गया है ए वेक्टर, और तुम्हें बी वेक्टर ये दिया गया और कहा गया ऐड करिए इन्हें। तो इसके अंदर पहले ए वेक्टर खींचोगे। ध्यान रखना, जब भी दूसरा जगह खींचोगे ना, इस वेक्टर को यहां खींचोगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लंबाई भी सेम होनी चाहिए। ठीक। अब बी वेक्टर को लेना, तो बी वेक्टर को इसके हेड पे लगाना, ना इसकी पूंछ से जोड़ना। ट्राइंगल में क्या होता है, हेड बनाते हैं, इसे कहां जोड़ते हैं, पूंछ पे, इसकी जो है टेल पे। ये कर दिया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक। अब यहां पर तुम्हें एक पैरेललोग्राम बनाना, समांतर चतुर्भुज। बी के समांतर यहां पर ड्रॉ कर देनी एक लाइन, और एक ए के समांतर यहां पर, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसके यहां से इसका ये डायगोनल मिला देना, या पूंछ मिला दे, यो सॉरी क्या बोलते हैं, कर्ण। हाँ, ये डायगोनल ये मिला दीजिए, तो जो ये वेक्टर बनेगा, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये ही वेक्टर ए और बी का प्लस कहलाता है। तो रूल दो हैं ये तुम्हारे, किसी भी रूल से ऐड कर लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है। बस ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में पूंछ पूंछ जोड़ी जाती है दोनों की, और उसके अंदर एक हेड और एक टेल। ऐसे ही होता है सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर को घटाना हो तो वो भी ऐसे किया जाता है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, और इसको तुम्हें इसमें से घटाना है, मतलब ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी। तो रूल लगाया जाता है जोड़ने वाला, ऐड करने वाला। तो
तो ऐड करने वाला कैसा है, ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। तो ए को ऐड करना है किसमें, माइनस बी में। अब माइनस बी कैसा बनेगा, तो बी हमारा ये है, तो माइनस का मतलब है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो नीचे कर दोगे, जैसा ऊपर की डायरेक्शन है इसकी, अब नीचे डाल दीजिए, तो ये कहलाएगा माइनस बी। लेकिन लंबाई चेंज मत करना, उसकी लंबाई वही रहने देना, तो ये माइनस बी कहलाएगा। अब तुम्हें इसको और इसको ऐड करना, अगर त्रिभुज त्रिभुज विधि से ऐड करना है, ट्राइंगल्स है, तो इस वाले की पूंछ इसके मुंह में लाओ और डायरेक्शन सेम रखो, तो ये हमने ऐसे खींच दिया, तो ये कहलाएगा तुम्हारा माइनस बी। ठीक है, इसके हेड में, इसके सिर में इसकी पूंछ लानी है। ठीक है, अब इसको इससे मिला दीजिए, ये तो ये कहलाएगा ए का और इस वेक्टर का सम। तो यहां पे लिख देंगे ए प्लस माइनस बी। ये तो इस तरह से कहने को तो प्लस हुआ है, लेकिन ये माइनस बी था, तो कुल मिलाकर ये दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन कहलाता है, घटाना कहलाता है। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक मिनट के लिए जरा मैं तुम्हें कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई चलते चलते जो है, ये तो हैंग होने लगा। देखो जैसा मैंने यहां पर एक वेक्टर दिखाया है, ये लाल वाला दिखाई जा, इसकी जो पूंछ है वो कहां ली मैंने, ओरिजिन पर, और इसका हेड जो लिया वो बी पॉइंट पे लिया। बी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट भी दिखा दिए यहां पर कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर मान लीजिए मैं यहां से बी पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ता हूं और इसको मैं हिलाता हूं यहां पर, तो बताइए सोचकर कि ए वेक्टर जो ये वेक्टर दिखाया है, इस वेक्टर की लंबाई में चेंज हुआ या इसकी डायरेक्शन बदली, बी पॉइंट चेंज हो गया। बी पॉइंट पहले कितना था देखो, नीचे ले आते हैं, और अब यहां पर देखिए बी पॉइंट कितना है 60। ठीक है, अब मैं यहां से उठा के ऐसा ऊपर ले गया, यहां पे ले गया, तो बी पॉइंट चेंज हो गया। तो बी पॉइंट चेंज होने का मतलब है ए और बी के बीच की डिस्टेंस बदल गई होगी, तो इसका मतलब लंबाई चेंज हो गई होगी। और डायरेक्शन देखना, पहले ये इधर था, इस साइड में था, इसकी डायरेक्शन इधर को थी, अब ये पहुंच गया ऊपर को। कहने का मतलब एंगल देख लीजिए, एंगल चेंज हो गया इसका, तो इसका मतलब ये है कि इसकी हमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी है और इसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया है। अगर मान लीजिए मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, एक मैं दूसरा वेक्टर और खींच लेता हूं, ये मैंने वेक्टर ले लिया दूसरा, वो हैंग हो रहा है बार बार जो, पता नहीं क्यों। चलो जी, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ये वाला वेक्टर, थोड़ा सा मैं इसको साइड चेंज कर लेता हूं, ये रहा वेक्टर। अब ये वेक्टर है, और यदि मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठा दूं और ये वाला एंगल और ये एंगल सेम हो जाए, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, जिनकी डायरेक्शन समान हो जाएगी। और यदि यहां से यहां तक की ये लंबाई और ये लंबाई यहां से यहां तक की सेम हुई, तो ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, समान वेक्टर, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड भी और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाती है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको एफ को इधर कर देता हूं, अब मुझे मान लो यो वेक्टर इसमें ऐड करना है, ये वाला वेक्टर इसमें ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को यहां से उठा के और इसका जो ये पूंछ है, ई पॉइंट जो है, वो ई पॉइंट मुझे इसके मुंह पे लाना पड़ेगा। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा ये सेट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार हैंग। चलो वैसे बताता हूं मैं फिलहाल में जो है, वैसे ऐड करना तुम जानते ही होगे, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं है, यहां बता तो दिया मैंने ऐड करना जो है। अब मेन हमारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं हम पहले। मल्टीप्लीकेशन होती है वेक्टरों के अंदर दो तरह की, बताइए कौन कौन सी। हाँ, एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। मैं ज्यादातर उस पर आ रहा हूं सीधा सा जो है, क्योंकि ये बीच की बातें तो मैं सब पता है इनके बारे में, ये बातें मैं नहीं बता रहा। इससे पहले एक थी डॉट प्रोडक्ट, ये रही। अब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये हमारे लिए मेन है क्योंकि हमें इसका यूज करना है। जब भी दो वेक्टरों की गुणा की जाएगी तो हमेशा दो तरह की मल्टीप्लाई होती है दो वेक्टरों की जो है, एक होती है अदिश गुणन और एक होती है सदिश गुणन।
स्केलर प्रोडक्ट या डॉट डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हो, और दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की, या डॉट प्रोडक्ट कह दीजिए, या इसे अदिश गुणन भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं क्योंकि काफी को दिक्कत होगी ना इसमें। अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन। मैंने लिखवाया यहां पर, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो उन दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट को संकेत दिया जाएगा ए डॉट लगाया बीच में बी, और इसका मतलब होगा ये ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, अब यहां कुछ मैंने नोट लिखवाए हैं ये, कि अगर ए या बी जीरो हो जाता है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो हो गई और उसकी डॉट इसमें करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो इन्हें तुम्हें नोट करना है, अगर पता है तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है, वरना मेन बातें बस ये हैं जो मैंने नीचे लिखी हैं, जिनका मुझे यूज करना है। नोट तो नहीं करोगे, कर रखे हैं तुमने सब? एक मिनट मैं लिखवा देता हूं, रुक जाओ जरा, एक मिनट मैं बोल के लिखवा देता हूं तुम्हें। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, लेट ए एंड बी, जब भी वेक्टर लिखो तो उसको सही तरह से लिखना वेक्टर लगाकर। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जो थीटा है वो ए बी के बीच का एंगल है, तब ए डॉट बी को कैसे दिखाएंगे, देन ए डॉट बी, नीचे लिख दो बस सीधा, ए डॉट बी, बताओ क्या फॉर्मूला होगा, ए का मापांक बी का मापांक इनटू उनके बीच का कोण। ठीक है, या बहुत से ए के मापांक को सिंपल ए लिख देते हैं, तो यहां ए बी कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का, इसके द्वारा हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। कर लिया? अब मैं छोटी छोटी बातें पूछूंगा इसके ऊपर, तुम्हें यदि पता है तो जरा जवाब देते जाना, क्योंकि वे मुझे यूज करनी सब बातें। पहली बात बताओ सोचकर, आई डॉट जे कितना होगा इस फॉर्मूले के साथ, तो तुम्हें पता है इसका मतलब आई की डॉट जे, वो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, एंगल कितना होगा इनके बीच का 90, क्योंकि ये आई तो होता है इधर को एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये होता है वाई एक्सिस के अलोंग जे, और के होता है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहां पर कोस 90 क्या कर देगा पूरे को जीरो। इसका मतलब ये हुआ आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब जीरो होते हैं, ये रहे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात अब बताना नंबर 2 डालकर, आई डॉट जे या जे डॉट आई कितना हो जाएगा, अगर मैं इनका क्रम बदल दूं तो तब भी जीरो ही आएगा, इनका क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुमने पढ़ रखा होगा कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, वो सेम ही आएगा। सही है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, और बोलो नंबर 3 वाली बात, अगर दो वेक्टर समांतर हो जाएं, मतलब दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, इक्वल का मतलब उनका मापांक भी समान हो जाए और उनकी दिशा भी समान हो, तो बताइए ऊपर वाले में क्या आंसर बैठेगा। बाई 1 बताओ, ए डॉट ए, बी की जगह मैंने ए कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ ए ए, और कोस के यहाँ बताओ एंगल कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, ए की भी और बी की भी, तो फिर एंगल कितना आ जाएगा जीरो, तो यहां आ जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी दो वेक्टर सेम हो उनके बीच में डॉट लग रही हो तो सीधा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब है उसके मापांक का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो ए डॉट ए का मतलब होता है उसके मापांक का स्क्वायर।
ये छोटी छोटी बातें हैं ना, नोट करते चलिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें सबकी। ज्यादा तो इतनी जरूरत नहीं पड़ने की, वो तो मैं साथ साथ में फिर दोबारा से बता दूंगा। और चौथी बात, अगर कहीं पर ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है b1i प्लस b2j और b3k, तो डॉट प्रोडक्ट अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालोगे टाइम लग जाएगा, शॉर्टकट बता दो जल्दी जल्दी। जब भी दो वेक्टर आई जे के में दिए हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट तुमने कैसे निकाली 11th में? हाँ, आई का कोफिशिएंट किया आई के में, तो a1 b1 करी होगी, फिर प्लस a2 b2 अब प्लस a3 b3, बस ये करा होगा तुमने। क्योंकि आई डॉट आई जब करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, लेकिन जे डॉट जरा के आ गया या आई डॉट जे आ गया तो वो सब 0 हो जाते हैं। तो डायरेक्ट याद रखिए बस इसको, ये शॉर्टकट होता है अगर आई जे के में तुम्हें वेक्टर दिए हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालने का। पांचवी बात बताइए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो a डॉट बी बराबर 0, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है? उनके बीच का एंगल 90 होगा। और हाँ, परपेंडिकुलर 90 की तो बात है। और तीन संभावना होती हैं, वो सुनो क्या होती हैं। अगर दो वेक्टर 0 हो रहे हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो रही है तो तीन संभावना है, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर बना होगा, या बी वेक्टर 0 वेक्टर बना होगा और आएगा बीच में, या ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का ये संकेत होता है, कहने का उनका मतलब उनके बीच का एंगल 90 रहा होगा। तो तीन संभावना हो सकती हैं, तीनों में से कोई सी ध्यान रखना। और सुनिए, नंबर 5, 6 चलेगा? 6 नंबर कर लिया बच्चों? ध्यान दीजिए, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर बी वेक्टर है। तो तुमसे कहा जाएगा ए वेक्टर का घटक निकालो, कंपोनेंट निकालो बी की दिशा में। तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? घटक हिंदी में कहते हैं घटक। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसकी दिशा में? बी वेक्टर की दिशा में। तो यहां लिख रहा हूं मैं अलोंग बी वेक्टर की दिशा में। तो बराबर क्या होता है? ए डॉट बी जिसकी दिशा में निकालते हैं उसके मापांक से डिवाइड कर देते हैं। तो एक घटक निकालने का काम करता है, प्रोजेक्शन नहीं बोल सकते हो। कर लिया? ऐसे ही अगर बी वेक्टर का एक दिशा में निकालना चाहो तो बस नीचे ए आ जाएगा। तो ये दो वेक्टरों की तुमने डॉट देखी, ऐसे ही हम दो वेक्टरों की क्रॉस करेंगे। बस मैंने ज्यादा नहीं करा, मैंने बस वही बातें बताई हैं जो हमें यूज करनी है केवल, बस क्योंकि ज्यादा मैं टाइम बेकार नहीं करना चाहता। क्योंकि तुम कह रहे हो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा 15 को है। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए, देखिए अगर तुम्हें ज्यादा करने हैं, ज्यादा भी तो नहीं, मैंने वैसे मेन में नहीं बताए हैं वैसे तो जो है, फिर भी मैंने इधर लिख दिए गए। लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या हिंदी में बोलते हैं इसे सदिश गुणन, सदिश गुणन। लेकिन अभी हम दो वेक्टर का ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, मान लीजिए दो हमारे सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। लेट एन बी ए यूनिट वेक्टर, मान लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। देन बताइए ए क्रॉस बी, यहां पर क्रॉस लगाओगे डॉट नहीं, बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का एंगल, लेकिन साइन, और इनटू में आएगा एन कैप। तो ध्यान रखना ये जो एन होता है ना, ये एक वेक्टर है, लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर। मान लीजिए ए तुम्हारा ये है और बी वेक्टर ये है, इनके बीच का जो एंगल है सपोज करो ये थीटा है, तो एन जो होगा ना वो इधर को होगा, इस पे भी 90 का कोण बनाएगा और इस पे भी 90 का कोण बनाएगा। सपोज करिए यहां पर तुम्हारा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बी है, तो एन किधर को जाएगा? एन या तो ऊपर होगा या एन नीचे होगा, तो दो डायरेक्शन होती है एन की। तो इसलिए तुमने पढ़ा भी होगा ए क्रॉस बी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बी क्रॉस ए फिर नेगेटिव आएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ये बताओ इसका आंसर जो आएगा वो वेक्टर में आएगा या स्केलर में आएगा? क्यों? क्योंकि ये मापांक है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, साइन थीटा भी हमारा स्केलर होता है, अदिश होता है, तो इसमें तो दिशा है केवल, क्योंकि ये कैसा है ए और बी पे कैसा है? परपेंडिकुलर, या तो ऊपर को होगा ये या नीचे को होगा। तो इसलिए यहां पर ये जो है, ये वाली बात जो लिखा हुआ ये बता रहा है कि टोटल एक वेक्टर आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन भी देखा होगा तुमने 11 में पूछा जाता है कि ऐसा वेक्टर निकालिए जो दिए गए दो वेक्टरों पर परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एन की बात कर रहा है। तो क्रॉस निकाल दो उनकी बस। आगे बात समझ में? कभी कभी ये बोल देता है केवल वो ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तब भी तुम्हें क्या निकाल देनी? ए और बी की क्रॉस निकाल दीजिए। तो जो ये साइड आएगी साइड, ये साइड ऐसी होगी, एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आई बात तुम्हें? ये तो पता होगा सब, ठीक जी। तो इसे नोट कर लिया तुमने यहां पर। अब इस पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी सेम नहीं होंगे, इनमें माइनस का अंतर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, मान लीजिए ए पैरेलल टू बी, ये तो बताइए उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन आ रहा, और जैसे ही वे समांतर होंगे, ए मान लीजिए इधर को है, बी भी इधर को ही है, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, बस डायरेक्ट दो, साइन 0 कितना जाएगा? 0। तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। और देखिए, अगर कहीं पर ये आ जाए कि ए क्रॉस बी 0 है, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो कितनी संभावना हो सकती है बताइए? ए 0 होगा, या बी 0 होगा, या ये दोनों समांतर होंगे, एंगल जो है 0 हो गया होगा, या ए और बी कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल के लिए संकेत बना देते हैं, ए पैरेलल टू बी।
चौथी बात, अगर ए की वैल्यू तुम्हें आई जे के में दे दी जाए, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो बताइए ए क्रॉस बी निकालने का शॉर्टकट बता दीजिए क्या होता है। जब भी दो वेक्टर तुम्हें आई जे के में दिए जाएं तो उनका शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट बनाइए। हाँ, फर्स्ट रो में लिखिए आई जे के, फिर यहां पे लिखिए ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 a3, और फिर यहां लिखिए बी के, b1 b2 और b3। इसे सोल्व कर दीजिए बस। वो सोल्व करना तुम्हें आता ही है, आई के साथ आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे माइनस जे के साथ, फिर उसके बाद के साथ। ये तो इस तरह से दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट को इजी तरीके से निकाल जाता है। और सुनिए, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए आई क्रॉस आई, तो बताइए क्या हो जाएगा। बस इनके बीच देखो, आई आई एक दिशा में है तो एंगल कितना हो गया, 0। और क्रॉस में साइन आ रहा है तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 लिख देना। ऐसे ही जे क्रॉस जे वो भी 0, इसी तरह से के क्रॉस के वो भी 0 होगा। लेकिन यदि तुमसे कहा जाता आई क्रॉस जे निकालिए, तब कितना आएगा। हाँ ध्यान सुनना, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारी जेड एक्सिस। इधर को होता है आई, इधर को होता है जे, और इधर को होता है के। अब तुमसे कह रहा है कोई आई क्रॉस जे करिए, तो ये देखिए आई क्रॉस जे, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड उनके बीच का एंगल, तो एंगल कितना आ जाएगा π/2। और फिर आता है एन, एन क्या होता है, एन एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन जो आई और जे पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो बताइए ऐसा वेक्टर कौन है इस चित्र में, के है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, के, क्योंकि के एक ऐसा वेक्टर है जो आई और जे पर परपेंडिकुलर भी है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मापांक कितना है, 1 भी है। सही है। तो यहां पे देखो आई का मापांक कितना होगा, क्योंकि आई खुद एक यूनिट वेक्टर है, इसका मापांक 1, जे का मापांक कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो असाइन 90 कितना हो जाएगा, 1, और एन की वैल्यू कितनी है, के, तो कितनी आ गई, के। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के हो जाएगी। इसी तरह से अगर जे क्रॉस के पूछे तुमसे, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, साइन की गड़बड़ हो जाती है, माइनस आएगा प्लस आएगा। तो तुम्हें सिखाया गया होगा एक सर्किल बना लीजिए, और उस सर्किल के अंदर आई जे और के लिख दीजिए ऐसा करके, ठीक है। अगर तुम इस सर्किल के अनुसार चलोगे तो फिर प्लस लेना, और यदि सर्किल से अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस लेना। मैं कहने का मतलब क्या है, अगर कोई तुमसे कहता आई क्रॉस जे निकालिए, तो आई यहां लिखा हुआ, जे यहां लिखा हुआ, तो तुम सर्किल के अनुसार चल रहे हो, एरो के अनुसार, ये नो, तो इसका मतलब है के आएगा। और लेकिन यदि कोई पूछने का जे क्रॉस आई निकालिए, तो अब तुम उल्टा चलने लगे, उल्टा, तो फिर माइनस के आएगा। नहीं समझ में आई बात। तो मैं अगर मान लीजिए तुमसे पूछा जाए जे क्रॉस के निकालिए, अब क्या आएगा, जे क्रॉस के, तो जे ये रहा, के ये रहा, तो जे क्रॉस के आई आएगा। नहीं समझे। तो ऐसा ऐसा याद रखिए, ये तो बताया होगा सबने तुम्हें, जल्दी नोट करिए ना, तुम्हें ऊपर के नोट करने हैं, कर लिए साथ साथ में, ठीक है। देखिए हमने सब बातें इतनी बता दी हैं तुम्हें, और जो बीच बीच में मुझे याद आते रहेंगी, जो हमें यूज करनी है वो बताता रहूंगा मैं। तो सिंपल मोटी मोटी सी बातें बताई हैं। एक होता है वेक्टर, तीन वेक्टरों की स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लिखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या तीन वेक्टरों का अदिश गुणन, तीन सदिशों का अदिश गुणन। तीन वेक्टरों की इस तरह से गुणा करनी है जिससे कि स्केलर आए, अदिश आए। तो बताइए तुम मुझे कैसा कैसा करें। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तो क्या करना चाहिए, तीनों में क्रॉस लगानी चाहिए बीच में इनके, या डॉट लगानी चाहिए तीनों में। एक क्रॉस लगाइए
और एक डॉट लगाइए। मान लीजिए तुमने बी और सी के बीच में क्या लगा दी, क्रॉस। तो दो वेक्टरों की ये ऐसी गुना होती है जिसका आंसर वेक्टर में आएगा। जब ये वेक्टर बन जाएगा फिर इसकी और उस वेक्टर की डॉट कर दीजिए तो वो स्केलर आएगा। सही है। तो जब भी तुम्हें दो तीन वेक्टरों के बीच में एक डॉट दिखाई दे और एक क्रॉस दिखाई दे जाए तो उसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर जो आएगा वो वेक्टर में नहीं आने का, फिर स्केलर में आएगा। सही है। इसको एक संकेत भी देते हैं लोग, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, पहले ए लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर सी लिखते हैं। तो यहां पे कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है, ये संकेत है इसका, ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए। इसी तरह से अगर किसी ने ऐसा लिखा नोट बी सी ए, तो बताइए इसमें डॉट कहां पर लगी हुई है, बी डॉट सी क्रॉस ए। एक मैं छोटी सी बात बोलूं, अगर मैं तीन वेक्टरों के बीच में क्रॉस लगा दूं ऐसा, तो बताइए आंसर जो आएगा वो वेक्टर में आएगा या स्केलर आएगा, वेक्टर में आएगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर क्रॉस एक वेक्टर देती है आंसर, और फिर उसकी भी फिर क्रॉस करनी तो वो भी वेक्टर आएगा। और तीन वेक्टरों के बीच में मैं डॉट लगा दूं तो बताइए आंसर क्या आएगा, गलत बात, फिर ये संभव नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, जब तुमने इसके करी इसमें तो क्या आया, स्केलर। और यहां पर जो डॉट होगी हमेशा दो वेक्टरों की होगी, लेकिन ये तो स्केलर बन गया, स्केलर की डॉट होती नहीं है। सही है। तो ऐसा तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा आज तक कि दोनों जगह डॉट डॉट आ रहा है। हाँ पढ़ा है तो एक क्रॉस पढ़ा है एक डॉट पढ़ा है, या दोनों क्रॉस पढ़े होंगे। आगे बात समझ में। और देखिए जैसे यहां पर तुमने देखा कि जब हम इस संकेत को दिखाते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, तो इसमें ये लिखते हैं, लेकिन यहां पर बीच पीछे की तरफ क्रॉस आ रहा, तो यदि किसी बच्चे ने इनको बदल दिया, ए क्रॉस सी कर दिया, तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना। तुम्हें दूसरी बात, अगर ये ऐसे लिखे हुए हैं ए बी सी, और एक लिख दिया किसने बी सी ए, और एक लिख दिया सी ए बी, तो ये सेम आएंगे, इनमें माइनस का चक्कर नहीं आएगा। और यदि किसी ने ऐसा बना दिया ए बी सी बराबर लिखा, और यहां लिख दिया बी, और यहां लिख दिया ए, और यहां लिख दिया सी, तो देखो यहां पे क्या था, पहले बी डॉट सी क्रॉस ए था, और फिर तुमने क्या कर दिया बी डॉट ए क्रॉस सी, तो यहां पे तुमने क्रम बदल दिया, तो फिर माइनस आ जाएगा, तो यहां बाहर माइनस लिखना पड़ेगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, याद रखने का वही तरीका, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। यदि क्रम के अकॉर्डिंग चलोगे, एरो के अनुसार चलोगे तो प्लस जाएगा, अगर तुमने क्रम बदल दिया तो फिर वो माइनस आ जाएगा। देखो पहले वाले में देखो ए बी सी, ए बी सी, फिर यहां देखो बी सी ए, बी सी ए, फिर सी ए बी, एक क्रम में चल रहे हैं तो हमेशा प्लस चल रहा। और नीचे देखना इस वाले में ए बी सी, ये तो क्रम में है ए बी सी, और देखो यहां क्या लिख दिया तुमने बी ए सी, बी एरा ए एरा सी एरा, उल्टा हट गए तुम, तो फिर ये नेगेटिव आ गया। ये पढ़ रखे हैं। चलो तो मुझे तो केवल याद दिलाने हैं तुम्हें और कुछ नहीं, जिससे कि याद से आ जाए बस, फिर हम अपने टॉपिक पाएंगे सीधा। ठीक है, अब करते हैं हम एक छोटी सी बात, बताइए आई जे के की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, बताओ, ये बताया तुमने ऊपर। इसका मतलब होगा आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के कितना होता है ये बता दो, अभी तो बताया था, आई लिखो जे लिखो और के लिखो, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आएगा यहां से, नहीं नहीं सॉरी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आएगा आई, तो यहां आई आ जाएगा, और आई की आई में करते हैं तो बनाता है। नहीं समझे, तो इन्हें नोट करते रहना, और लिखवाता हूं मैं थोड़ी सी बातें और, बस इन्हें मुझे कल याद करके सुना देना, जिससे कि हम, हाँ बाद में दिक्कत ना आए हमें, क्योंकि मैं जब बूझूंगा तो फिर तुम्हें दिक्कत हो। b इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ऐसे सी वेक्टर मान लीजिए ये दिया हुआ सी वन आई सी टू जे सी थ्री के, तुमसे कोई कहने लगे कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दिखाओ, किसकी ए बी सी, इसकी वैल्यू यही कह दीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल के दिखा दो, कौन बच्चा बताएगा। पहले तो तुम बी और सी की क्रॉस करोगे, जो आ जाएगा उसके साथ में डॉट कर दोगे,
या इसका डायरेक्ट तरीका होता है डिटर्मिनेंट। पहले ए के लिख दो सारे, ए के A1 A2 A3, फिर बी के B1 B2 B3, फिर लिखो सी के C1 C2 C3। अब बताओ इसमें कहीं आईजे के दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो कैसा आंसर आएगा बिना आईजे के? इसका मतलब ये आएगा स्केलर। सही है, तो ऐसा कर देते हैं बहुत से लोग, डिटरमिनेंट से कर देते हैं डायरेक्ट, बस हो गया क्वेश्चन जो है। कर लिया? ठीक जी। ऐसे ही होता है तीन वेक्टरों का सदिश गुणन। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हिंदी में लिख देता हूं मैं, तीन सदिशों का सदिश गुणन। देखिए तीन वेक्टर है हमारे सामने, ए बी सी, ये तीन वेक्टर हैं। अब बताइए इनके बीच में इस तरह से लगाइए डॉट क्रॉस जिससे कि आंसर कैसा आए, वेक्टर में आए। बताओ क्या करूं? दोनों में क्रॉस लगा दो तो आंसर वेक्टर में आएगा। तो इसे बोलते हैं तीन वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका? सिंपल सा तरीका, पहले बी सी क्रॉस कर लो, जो आ जाए उसके बाद ए की क्रॉस कर लो। लेकिन बहुत से इसके लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं सोल्व करने के लिए। क्या करते हैं? इसके ऊपर नंबर लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नंबर लिख लेंगे, ए को 1 कह देंगे, बी को 2 कह लेंगे, सी को 3 कह लेंगे। फिर नंबरों का क्रम बिगाड़ते हैं, लेकिन 1 को फिक्स रखते हैं। मतलब यहां लिख देंगे 3 1, फिर लिख देंगे उसके बाद में 1 2 3, ऐसे। मतलब 1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन इनका क्रम बिगाड़ देंगे, 3 पहले और 2 2 2, 3 पहले 2 बाद में, फिर वापस 2 और 3। मतलब ऐसा जैसे कि मान लीजिए कहीं पर राशन की दुकान पर लाइन लगी हुई है, ठीक है, या ये कह दीजिए पिक्चर देखने जाते हो तो विंडो होती है जहां पर टिकट मिलते हैं, ठीक, पिक्चर नई नई है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है वहां पर। तो जो सबसे पहला आगे खड़ा होगा, अभी टिकट मिलने स्टार्ट नहीं हुए, टाइम है, और जो सबसे पहला खड़ा हुआ होगा विंडो पर, तो उसने विंडो पकड़ रखी होगी, नहीं पकड़ रखी होगी, तो वो तो हटने वाला है नहीं, वो 1 है। समझ गए? अच्छा, दूसरे और तीसरे पे ये और आदमी लगे हुए हैं। अब इसने देखा तीसरे वाले ने कि हाँ इसको ये हल्का सा आदमी है, इसे हटा दूं। इसने इसे धक्का दिया बाहर को, और ये आ गया ये आ गया, और ये पीछे पहुंच गया। इसने शोर मचा दिया हल्के वाले ने, तो पुलिस वाला घूम रहा था। तो क्या हुआ? तो जिसने मुझे धक्का देखा यहाँ, उसने फिर डंडा मारा, चल भाई चल, फिर वहीं पहुंचा दिया। नहीं समझे? ऐसा तुम इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है वो बताइए। जैसे ए, और यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे नहीं, उल्टा हो गया। हाँ, एक मिनट, हाँ दिखने में जल्दी बाजी में, ए फिर सी, और यहाँ बी, और यहाँ क्या जाएगा, ए और बी और सी, यहाँ क्रम में जाएंगे। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहाँ पर ए डॉट सी करना है, बी नहीं लिखना है, और यहाँ पर ए डॉट बी करना है, सी करना है, और बीच में माइनस लगा देना है। बस ये नियम है छोटा सा, इसे ध्यान रखना। यहाँ पर कोई गुण, यहाँ पर क्या कैसे गुण है? यहाँ पर ये है अदिश राशि, ये स्केलर, और ये है वेक्टर, तो इनके बीच में होती है साधारण गुना, ना डॉट ना क्रॉस, सिंपल गुना। आगे बात समझो तुम्हें? ठीक जी। अब हम बात करते हैं अपने वेक्टर के डिफरेंशिएशन की। पहले उससे पहले एक बात बोल लेता हूं मैं, पोजिशनल वेक्टर तुमने बहुत अच्छी तरह जानते हो। पोजिशनल वेक्टर क्या चीज होती है, ध्यान दो। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस। सारी प्रॉब्लम इसी में ही आएंगी क्या? चलने को तैयार ही नहीं है ये, ठीक। हमें कोई पॉइंट दिया गया, ये मान लो पी पॉइंट है, ठीक है, इसकी पोजीशन बतानी है वेक्टर के रूप में, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं, तो जो ये वेक्टर बनता है ओपी वेक्टर, ये पी पॉइंट की पोजीशन बताता है, इसलिए ओपी वेक्टर को कहेंगे
पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये तुमने पढ़ रखा होगा। और यदि इस पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो पोजीशन वेक्टर बनाना बहुत आसान हो जाता है। कैसा है? बस जो x है उसके साथ में i डाल दीजिए, जो y है उसके साथ में j डाल दीजिए, और जो z है उसके साथ में k डाल दीजिए, तो इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। इसी तरह से मैंने एक पॉइंट तुम्हें q दिया, उसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 z1 दिए, तो कोई कहने का q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाइए, तो इसको इससे मिला दो, तो ये वेक्टर बन जाएगा OQ वेक्टर। OQ वेक्टर बताओ कितना आएगा? x1 i y1 j और z1 k, सब ये 1 1 है। समझ में आ गई बातों में? ठीक। अब मैं तुमसे कहने लगूं PQ वेक्टर बनाइयो, तो PQ वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो PQ वेक्टर कैसा बनेगा? अब यहां पर तुम वेक्टर के जोड़ने का रूल लगा सकते हो। कैसा है? देखो ध्यान से देखो, जो ये OP वेक्टर है इसके मुंह में इस वाले वेक्टर की पूछ आ रही है, नहीं आ रही? तो हम यहां ट्राइंगल के का नियम लगा सकते हैं, तो यो जो वेक्टर हुआ, यो वेक्टर क्या हुआ? इस वाले वेक्टर और इस वेक्टर का जोड़ हुआ होगा। तो हम यहां कह सकते हैं त्रिभुज विधि से कि भाई OQ जो वेक्टर हुआ होगा वो OP प्लस PQ का सम हुआ होगा। देखो फिर सुनो, त्रिभुज विधि क्या कहती है? एक वेक्टर का मुंह और उसके मुंह में दूसरे वेक्टर की पूंछ, यही तो आ रही है यहां पे, यहां थोड़ी आ रही है, यहां पर तो दोनों के सिर मिल रहे हैं। इधर चलो ना, यहां पर ये तो इसका हेड हो गया ये, और ये इस वाले की टेल होगी, तो इसमें ये जुड़ गया, तो ये बना होगा। सही है? तो OQ वेक्टर बराबर किसके आया? OP प्लस PQ के, तो यहां से PQ निकाल सकते हो तुम, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा? ये OP को इधर फेंक दो ना, तो OQ माइनस OP बन जाएगा। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा खूब, कि PQ निकालना हो तो पीछे वाला पहला आएगा और ये बाद में आएगा। अब OQ की वैल्यू खोल दो ऊपर से, यदि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और माइनस कर दीजिए, क्या बन जाएगा? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो बन जाएगा। या कह सकते हो तुम x1 माइनस एक्स आई, फिर y1 माइनस वाई जे और z1 माइनस जेड और के, ये PQ वेक्टर बन गया। अब कोई कहने लगा तुमसे PQ वेक्टर की लंबाई बता दो, तो PQ वेक्टर की लंबाई कैसे निकलेगी? ये तो हम वैसे निकाल लेंगे, दो बिंदु के बीच फॉर्मूला लगा दो। नहीं, वेक्टर से करो ना, जब वेक्टर पढ़ रहे हो तो भाई ये काम तो वेक्टर से भी हो सकता है ना। तो PQ वेक्टर की लंबाई निकालनी, तो लंबाई निकालनी तुम्हें आती है। PQ की लंबाई निकालनी हो तो जो I का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो J का होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और जो K का होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये बन गई इसकी लंबाई। तो बात तो वही है, आगे बात समझ में? ये भी तो दो बिंदु का बीच के दो का फॉर्मूला है, वही काम हो रहा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे थे किसकी? पोजीशन वेक्टर की, जिससे हमें ध्यान रहे। मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूं जिससे कि तुम्हें देखने के लिए कि हाँ भी तुम्हें पता है या नहीं। तो थोड़ी सी बातें बता दी मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, उससे कोई नया वेक्टर बनाना चाहे तो वो वेक्टर भी बना सकते हैं। इसी पर मेरी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो इस पर डिपेंड है। और थोड़ी सी बात बोल लेता हूं मैं तुमसे, उतारोगे क्या? बार बार हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों सिस्टम सारा। चलिए ना, अब देखो मैं उनकी वो बंद करना चाह रहा हूं लेकिन वो हो रही। मुझे तो लगता नहीं इनकी वीडियो बनेगी है। देखिए और कुछ बातें बता देता हूं मैं हल्के से, जरा बताना जरा। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ए वेक्टर ये है 2i प्लस 3j, बस मैं के की बात नहीं कर रहा, 2D में दिया ये वेक्टर, ठीक है? तो ये बताइए ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? चित्र बनाना, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो किस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है? ये जो वेक्टर है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो क्या करना है तुम्हें? x कितना है इसमें? 2 है, और y j कितना है? 3 है, बस यहाँ पे 2 और 3 दिखा दो, 2 और 3, और इसको इससे मिला दो, तो ये वेक्टर होगा। ये a वेक्टर ये है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक है। तो इस वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक तो इसकी लंबाई, तो लंबाई निकाल दो। वेक्टर के हिसाब से निकालते हो तो उसका मोड, और मोड निकालना तुम्हें आता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस के 9 यहाँ, कुल मिलाकर √13 ये लंबाई आ गई। कोई कहने लगा दिशा निकालियो, तो दिशा के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, तो ये एंगल निकाल दीजिए। तो ये एंगल हम tan में निकाल सकते हैं, कोस में निकाल सकते हैं, साइन में निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल होते हैं वेक्टर के अंदर ज्यादातर कोस में निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें हिंदी में कहते हैं दिक्कोज्याएं, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन बतानी है लेकिन किसके रूप में बतानी है, कोस के रूप में, तो इन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो तुम्हें ये एंगल बताना है मुझे, कैसे निकलेगा ये बताइए, करो चित्र में देखे बताओ। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, यहां से इसको मिला दो, ये कितना है यहाँ पर 2 और ये कितनी ऊंचाई है 3, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोस थीटा की वैल्यू बैठेगी आधार, आधार कितना हुआ 2 और कर्ण कितना बैठ जाएगा ऊपर वाला का √13, ये गलत हो गया, ये तो बैठा ठीक बात। अब यदि यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, ये जो हमने निकाला यहाँ पर, इसको मैं निकालने के लिए एक तरीका और इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्या, हाँ, जो ए वेक्टर है उस पर निगाह डालो, उसमें जो आई का गुणांक है वो 2 है, तो ये ऊपर नहीं आ रहा, ये नहीं रहा, ये वाला ये वाला ये, और नीचे क्या आ रहा, इस ए वेक्टर का मापांक आ रहा, नहीं समझे। तो कभी किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सीधी सी बात है, जो आई का कोफिशिएंट है और उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल आएगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन 3 होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के साथ होता है एंगल, एक फिर वाई के साथ होता है, ऐसे ही होता है जेड के साथ। तो 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी भी वेक्टर के 3D में। आगे बात समझ में, 2D में 2 बैठ जाएंगे। तो इनको यहां पर L से दिखाया जाएगा, L से, क्योंकि ये एंगल बताएगा एक्स एक्सिस के साथ, और वाई के साथ पूछने लगे तो या तो तुम 90 में घटाओगे, 2D की बात चल रही है तो, वरना इसका एक दूसरा तरीका है m बराबर करके निकालना। तो तुम्हें अब की बार y से निकालना, y से ये, तो इधर लंब डाल दो, ये ट्रायंगल बना लो, ये दूरी कितनी है 3 और ये कितनी है 2, तो बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला आएगा आधार कौन हुआ 3 और बटे में कितना जाएगा √13। तो ये 3 कौन है, यहां देखो जे के साथ, नहीं समझे, तो ये जे के साथ है और बटे में क्या है √13 है। इसी तरह से अगर 3D की बात चल रही है तो जो k के साथ होता है उसको उसके मोड से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से किसी वेक्टर की तुम तीनों डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, x के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो, y के साथ में कितना बना रहा और z के साथ में कितना एंगल बना रहा, तो इन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है किसी वेक्टर की। तो ये तुम्हें मालूम थे लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हें मालूम है ये। चलो जी फिर भी मैं लिखवा देता हूं एक बार, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी में लिख लेना दिक्कोज्याएं। हाँ इनमें रिलेशन है, नहीं वो 3D पढ़ेंगे ना, फिर हम एक 3D पढ़ेंगे, 3D में सब बातें आएंगी। ये तो अभी फिलहाल थोड़ी बहुत यूज करने हैं मुझे हल्के हल्के से, ये थोड़े से मुझे हल्के हल्के से यूज करने हैं ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर मान लीजिए ये है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर है मान लीजिए। इसके कोई डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, हिंदी में लिख लो दिक्कोज्याएं। अब हिंदी में लिखना मुझे आता नहीं, क्या लिखा जाएगा दिक, और फिर चलो अपने हिसाब से लिख लिया कोज्या, फिर एक क्या भी तो और बनेगा, देख नीचे क्या बनेगा, यहाँ क्या लिख लियो अपने आप। दिक्कोज्या का मतलब होता है कि उस वेक्टर की दिशा बताओ x के साथ, y के साथ और z के साथ, ठीक है। तो उन्हें हम दिखाते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी है z एक्सिस, और ये मान लो कोई वेक्टर है a वेक्टर। अब ये इधर से कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, y से कितना बना रहा है बीटा, इससे कितना बना रहा है गामा। तो इसकी 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कौन कौन से, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। उनको यहां पर LMN से दिखाया जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में लिखते हैं डिसीज है ऑफ ए वेक्टर के, क्या क्या दिखाएंगे L, एक से दिखाते हैं कोस अल्फा, दूसरा होगा M बराबर कोस बीटा,
और तीसरा होगा n बराबर कोस गामा। ठीक है, अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है l निकाल के दिखाओ या कह लेंगे कोस अल्फा, तो कुछ नहीं करना, जो i का कोफिशिएंट है वो लिख देना और a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, बस कुछ नहीं करना। तो तुम्हें दिशा चल जाएगी पता कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा। अगर तुम्हें y से देखना है तो ये करना, फिर कोस बीटा निकालने के लिए क्या कर दोगे, a2 लोगे और a के मापांक से डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही फिर n निकालना हो तो ये काम करोगे, n बराबर कोस गामा निकालना मान लीजिए तो a3 अपॉन a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि तुम्हें आते हैं, ये तो मैंने वैसी फॉर्मेलिटी में लिखवा दिए हैं जैसे कि तुम्हें याद से आ जाए। करें, एक एग्जांपल देते हैं हम तुम्हें। एक एग्जांपल है a वेक्टर बराबर है i, बस केवल a वेक्टर i है, वैसे ही बताओ कुछ बिना कुछ करे इसकी दिशा क्या है, किधर को लगा हुआ है ये वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया मैंने क्योंकि इसमें ना जे दिया ना के दिया। ठीक है, फिर भी हमें पता होते हुए भी हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, जबकि पता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो दिशा तो कंफर्म होगी, एक्स से कितना एंगल बनाएगा 0, वाई से कितना बनाएगा 90, जेड से कितना बनाएगा 90, पता ही ना है, मतलब वो सामने कोना, कमरे का कोना, ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ को कोई यदि वेक्टर हो तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, अरे 0 बना रहा, वाई से कितना बना रहा उससे 90, और जेड से कितना बना रहा इससे तब भी 90 बना रहा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो यहां हमें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या लगाएंगे, पहले इसको सही से लिखो, ए वेक्टर है और यहां पे लिखेंगे आई प्लस लिखेंगे 0j प्लस लिखेंगे 0k, और मान लो तुम्हें एल निकालना, ये देखना कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने ऊपर बताओ, एल निकालने के लिए, हाँ आई का कोफिशिएंट 1 और आई का मोड, मोड बताओ कितना बैठेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, तो यहां कितना बैठ जाएगा 1, तो कोस अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। तो बताओ अल्फा कितना आया, अल्फा का मतलब कोस 0 1 होता है तो 0 आया, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है, कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस की दिशा में है। और यदि मान लीजिए एम निकालना हो, वाई से एंगल देखना हो, तो बताओ क्या करेंगे, कोस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, जे का जो कोफिशिएंट है उसको किससे डिवाइड करना, ए के मैग्नीट्यूड से, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लिख देना या 1 अपॉन कितना लिख देना 1, या कितना आ गया 1 आ गया। तो बताओ यहाँ कितना बैठ गया 0, तो बताओ कोस बीटा बराबर 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो बीटा की वैल्यू 90 है, सही है। तो इससे हम वेक्टर की दिशा 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए वेक्टर की लंबाई तो 2 मिनट में निकालता है हर कोई बच्चा, लेकिन दिशा में दिक्कत होती है सबसे बड़ी से, वो जब 2 चीजें हैं उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो दोनों की जानकारी तो होनी चाहिए हमें, किसकी दिशा कैसे निकलेगी, दिशा का पता नहीं होता, बस वो ये पता है कि हाँ 2 चीजों में है, लेकिन मापांक निकालते हैं 2 मिनट में बालक, हाँ और दिशा की जब बात आवे तभी घूम जाओ। एन बराबर बताओ कॉस गामा, क्या फॉर्मूला है, जो के का कोफिशिएंट है वो 0 और ए का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा वो भी 0, तो कॉस गामा की वैल्यू 0 है तो गामा की वैल्यू π/2 है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से तुम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो एक्स के, वाई के और जेड के साथ बड़े आराम से जो है, अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन की जानकारी है तो। इतना कर लिया तुमने ये, ठीक जी। अब हम करेंगे कल को वेक्टर का डिफरेंशिएशन, 2 दिन निकल गए हमारे बेमतलब के, चलो कर लियो इनको जो है।